दोस्तों आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है 61। फॉर्म फैक्टर अनुपात होता है। ऑप्शन है औसत मान तथा आरएमएस मान का, आरएमएस मान तथा औसत मान का, अधिकतम मान का तथा अधिकतम मान तथा औसत मान का, और अधिकतम मान तथा आरएमएस मान का। तो दोस्तों फॉर्म फैक्टर इसको हिंदी में बोलते हैं रूप गुणांक, और ये वैल्यू होता है प्रत्यावर्ती राशि का आरएमएस मान अपान एवरेज मान, औसत मान। इन दोनों का रेशियो ही होता है फॉर्म फैक्टर। और साइन वेव की बात करें तो साइन वेव के लिए इसका वैल्यू होता है 1.11। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 62। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है पावर फैक्टर का मान 1 होता है, खर्च हुई शक्ति 0 है, उत्पन्न ऊष्मा 0 है, पावर फैक्टर का मान 0 है। तो प्योर रजिस्टिव सर्किट के लिए कास फाई का मान 1 होता है, क्योंकि प्योर रजिस्टिव में वोल्टेज और करंट दोनों क्या होते हैं? इन फेज होते हैं। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जो फाई होता है वो 0 होगा। फिर कास जीरो की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, है ना। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन सही है 1। पावर फैक्टर का मान 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 63। जब एक्सएल एक्सी के बराबर हो तो ऑप्शन में दिया है जेड इक्वल टू आर, जेड इक्वल टू एक्सी, जेड इक्वल टू एक्सएल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जेड का मान निकालना है। तो जेड का मान क्या हो जाएगा? फार्मूला में देखेंगे हम लोग आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है। ये इम्पीडेंस का फार्मूला है। तो कंडीशन क्या है? जब एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं। तो यहाँ से देखेंगे एक्सएल माइनस एक्सी क्या हो जाएगा? 0। फिर अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे फार्मूले में, तो क्या आएगा निकल कर? जेड इक्वल टू आर। तो ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, जेड इक्वल टू आर। क्वेश्चन नंबर 64। कैपेसिटी प्रतिघात एक्सी आवृत्ति बढ़ने पर ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो एक्सी इक्वल टू कैपेसिटी रिएक्टेंस क्या होता है? 1/2 पाई एफ सी। तो यहाँ से देख रहे हैं एक्सी प्रोपोर्शनल 1/f है। विलोमानुपात संबंध है दोनों में, कैपेसिटी रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी में। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आवृत्ति बढ़ने पर। तो आवृत्ति जब बढ़ेगा तो कैपेसिटी रिएक्टेंस क्या होगा? घटेगा, क्योंकि दोनों में विलोमानुपात संबंध है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही होगा? आंसर क्या होगा? घटता है, कैपेसिटी रिएक्टेंस घटता है, बी। क्वेश्चन नंबर 65। एक स्टार संयोजित भार की फेज धारा 100 एम्पियर है। लाइन धारा का मान ऑप्शन है 100√3, 100√2, 100/√3। तो स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। जब बराबर होंगे तो लाइन करंट फेज करंट की इक्वल हो जाएगी। तो लाइन धारा क्या होगी आपकी? वो भी क्या हो जाएगी? 100 एम्पियर हो जाएगी। तो सी क्या है? राइट आंसर है। और याद रखिए जो लाइन वोल्टेज होता है स्टार कनेक्शन में वो फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है, इसको याद रखिए। और जस्ट इसका अपोजिट डेल्टा कनेक्शन में होता है। क्वेश्चन नंबर 66। एसी संकेतक का आरएमएस मान 10 वोल्ट है। इसका चरम मान होगा, चरम मान मीन्स क्या है? अधिकतम मान, अधिकतम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, या फिर पीक वैल्यू। ऑप्शन दिया है 6.37 वोल्ट, 14.14 वोल्ट, 141 वोल्ट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वैल्यू पता है हम लोगों को क्या? VRMS ये दिया है 10 वोल्ट, हमें निकालना है Vmax VM की वैल्यू वो कितना होता है? VRMS इंटू √2। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, मान रखेंगे 10 गुणे √2 और आंसर कितना आ जाएगा? 14.14 वोल्ट। तो इस प्रकार से आंसर इसका सही होगा बी।
क्वेश्चन नंबर 67, एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए। ऑप्शन है शून्य आंतरिक प्रतिरोध, अनंत आंतरिक प्रतिरोध, ईएमएफ का विशाल मान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक आइडियल करंट सोर्स में उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट, अनंत होना चाहिए। तो याद रखिए इसका आंतरिक रेजिस्टेंस एक करंट सोर्स का कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट, जबकि वोल्टेज सोर्स का शून्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा बी, एक आदर्श धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 68, यदि 5 मिली हेनरी, 4.3 मिली हेनरी और 0.6 मिली हेनरी के 3 प्रेरक श्रेणी क्रम में जुड़े हों तब कुल प्रेरकत्व होगा। तो श्रेणी क्रम में कुल इंडक्टेंस L इक्वल टू होता है L1 प्लस L2 प्लस L3। ठीक है, तो इस प्रकार जोड़े जाते हैं। ऐसे ही जितने रहेंगे सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कितने हैं सबको जोड़ देंगे। 5 प्लस 4.3 प्लस 0.6, इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा 9.9 मिली हेनरी। तो आंसर क्या होगा आपका? ए, 9.9 मिली हेनरी। क्वेश्चन नंबर 69, इम्पीडेंस ट्रायंगल बनता है द्वारा, ऑप्शन दिया है इम्पीडेंस, पावर, करंट, इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, पावर और फ्रीक्वेंसी, इम्पीडेंस, वोल्टेज और पावर। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होता है? ये आपका ट्रायंगल हो गया। तो जो सबसे बड़ा ट्रायंगल होता वेक्टर होता है ये दिखाता है इम्पीडेंस को। ये आपका जेड है और ये रेजिस्टेंस होता है और ये रिएक्टेंस होता है एक्सएल, एक्सी, या फिर दोनों का हम कह सकते हैं एक्सएल माइनस एक्सी। तो यहाँ पर ये तीनों किसमें हैं? इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70, लाइन वोल्टेज के बराबर फेज वोल्टेज में होता है। तो ये किस में होता है? स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, शॉर्ट सर्किट कनेक्शन, ओपन सर्किट कनेक्शन। तो दोस्तों याद रखिए स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज बराबर होता ही नहीं है। तो डेल्टा कनेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है VL इक्वल टू VP, किसमें? डेल्टा कनेक्शन में। तो इस प्रकार राइट आंसर होगा डी, डेल्टा कनेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 71, आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध होता है। ऑप्शन है अनंत, शून्य, स्थिर, सौम। तो आदर्श वोल्टेज स्रोत की बात करें तो इसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा बी। जबकि इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि आइडियल करंट सोर्स का आंतरिक रेजिस्टेंस क्या होता है? अनंत होता है। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप लोग याद रखिए, इन दोनों को नोट कर लीजिए कि करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होगा जबकि वोल्टेज सोर्स का शून्य होगा, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, अनुकंपन मीन्स रेजोनेंस घटित होने के लिए निम्न में से किस घटक का होना आवश्यक है? तो रेजोनेंस के लिए ये कंडीशन आए सर्किट में, उसके लिए परिपथ में कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस दोनों का होना ज़रूरी है। तो इसलिए इसका ऑप्शन राइट होगा डी, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 73, परिपथ का शक्ति गुणक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है? ऑप्शन है संधारित्र, प्रतिरोधक, प्रेरक, ऊपर का कोई भी नहीं। तो दोस्तों कैपेसिटर के प्रयोग करने से परिपथ में उसका पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 74, डीसी सर्किट का सभी रूल एवं ला एसी सर्किट के लिए लागू होगा जब एसी सर्किट धारण किया रहेगा। ऑप्शन है सभी, प्रतिरोध केवल, इंडक्टेंस केवल, संधारित्र केवल। तो दोस्तों याद रखिए एसी सर्किट में यदि केवल प्रतिरोध हो
शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ हो तो उस समय वो परिपथ डीसी सर्किट की भांति व्यवहार करेगा। उस समय परिपथ का कुल इम्पीडेंस आर के बराबर होगा। तो याद रखिए उस समय परिपथ में केवल प्रतिरोध होगा। तो क्वेश्चन नंबर 75, यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो ऑप्शन में कह रहा है चालक अनुनाद में होंगे, दोनों चालकों के बीच उल्टता बढ़ेगी, चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो दोस्तों याद रखिए जब दो चालक हों, स्थिर चालक हों और दोनों में धारा की दिशा समान हो तो उस समय जो इनका फ्लक्स बनेगा वो बाहर की अपेक्षा अंदर फ्लक्स कम होगा, क्योंकि अंदर फ्लक्स एक दूसरे का अपोज कैंसिल कर देंगे, क्योंकि दोनों में फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत दिशा में बनेंगे, जिससे अंदर का फ्लक्स कम हो जाएगा और बाहर का फ्लक्स ज़्यादा होगा। इस कारण से दोनों जो कंडक्टर होंगे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन से सही होगा डी, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।